Hello genius minds, a very warm welcome to your social science. So children, let's start with class 7 Understanding Social Science by Galaxy Publication. So today let's start with chapter number 3 of Geography, Major Landforms. First we'll read about weathering. Weathering क्या होती है? What do you mean by weathering? All the processes that break rocks into smaller particles are called weathering. जितने भी प्रोसेस के द्वारा रॉक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है उसे कहा जाता है weathering. You might have seen some cracks on the new smooth surface of a building. कभी कभी आपने देखा भी होगा कि किसी बिल्डिंग का जो स्मूथ सरफेस होते हैं उसमें छोटे छोटे क्रैक्स आते हैं. The cracks may appear if the outer layer of the concrete or mud is worn off. और ये cracks कब दिखते हैं? जब ये outer layer जो concrete या mud का होता है वो हट जाता है. The cracks may also appear if roots of trees grow on or underneath the walls of a building. कभी कभी ये cracks बिल्डिंग में तब भी देखने को मिलते हैं जब किसी पेड़ की जड़ जो है वो वॉल्स के नीचे या ऊपर आ जाती है. These processes are similar to the weathering of rocks. और ये जो प्रोसेस है ये भी सिमिलर है रॉक्स के weathering की तरह. Now comes the erosion. When a rock gets broken by weathering, its small pieces are moved by different ways such as water, moving ice, wind and gravity. अब जब ये weathering से rocks टूट जाते हैं तो इनके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ये या तो पानी के द्वारा या मूविंग आइस जो होता है उससे या विंड से या ग्रेविटी से मूव करते हैं. Sometimes broken pieces of rocks are carried from one place and they get deposited at the other. कभी कभी ये जो ब्रोकन पीसेस होते हैं रॉक्स के जो टूटे हुए पीसेस होते हैं ये एक जगह से कैरी होके दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. एक जगह से जाते हैं दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज इरोजन. इस प्रोसेस को कहा जाता है इरोजन. द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन टेक प्लेस एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम. हाउएवर वन प्रोसेस मे समटाइम्स बी मोर प्रोमिनेंट देन द अदर. कभी कभी क्या होता है एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से ज्यादा प्रोमिनेंट होता है. कभी कोई प्रोसेस ज्यादा प्रोमिनेंट होता है कभी कोई सा. ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस और चेंजेस इन द एनवायरनमेंट द रेट ऑफ द प्रोसेसेस में वेरी. अब ये जो प्रोसेसेस चलते हैं इनका जो रेट है ये वेरी कर सकता है किससे? क्लाइमेटिक चेंजेस से. द वेयरिंग अवे ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ by the process of weathering and erosion is known as denudation. अब ये जो अर्थ का जो सरफेस वेयर ऑफ होता है या तो वेदरिंग से या इरोजन से इसे कहा जाता है denudation. Running water, glaciers, wind and sea waves are the agents of denudation. Different landforms are created by the agents of denudation and deposition. ये जो डेन्यूडेशन और डिपोजिशन के एजेंट्स हैं इनके द्वारा अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं. नाउ लेट्स रीड अबाउट द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन. फर्स्ट इज रनिंग वाटर. रॉक्स वेयर अवे एंड मूव एट अ हाई स्पीड ड्यू टू रनिंग वाटर और स्ट्रीम्स. अब ये रॉक्स वेयर ऑफ हो जाते हैं किस कारण से? जो हाई स्पीड होता है रनिंग वाटर का या स्ट्रीम्स का. ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन्स और हिली एरियाज द रिवर्स flow over the plains and then reach the sea. प्लेन से होते हुए ये रिवर्स कहाँ जाती हैं? सी में. The erosional work of the river results in the widening and deepening of the river valley. अब ये जो इरोजन होता है, इरोजनल वर्क होता है रिवर के द्वारा, इसका रिजल्ट ये होता है कि रिवर वैली वाइडन हो जाती है और डीपन हो जाती है. Such a valley is called a V-shaped valley. और इस तरह की जो वैली जो वाइडन हो जाती है और डीपन भी हो जाती है उसे कहा जाता है V-shaped valley. In hilly areas the river moves swiftly. अब पहाड़ों पे जो रिवर्स है वो बहुत तेजी से बहती है. Thus there is more erosion and transportation of sediments and practically no deposition. इसलिए hilly areas में कोई deposition नहीं होता है, erosion होता है ज़्यादा और transportation of sediments होता है. A meander is formed when the moving water in a stream erodes the outer banks and widens its valley.
अब ये जो मियांडर फॉर्म होता है, मियांडर किस कारण से फॉर्म होता है? जब कि ये जो मूविंग वाटर है, स्ट्रीम का जो मूविंग वाटर होता है वो आउटर बैंक्स को इरोड करता है और इससे क्या होता है? वाइडन अप हो जाती है वैली। अ मियांडर इज अ बेंड इन अ वाटर कोर्स और रिवर। मियांडर एक बेंड होता है वाटर कोर्स में या रिवर में। अ स्ट्रीम ऑफ एनी वैल्यू में assume a meandering course, alternately eroding sediments from the outside of a bend and depositing them on the inside. Outside bend से इरोड होता है सेडिमेंट और जाता कहाँ है? डिपॉजिट कहाँ होता है? इनर साइड पे। द रिजल्ट इज अ स्नेकिंग पैटर्न। देखिए, दिस इज मियांडर, स्नेक के पैटर्न में बनता है ये। स्नेक ऐसा ही होता है ना, जिगजैग फॉर्म में चलता है। सो द रिजल्ट इज अ स्नेकिंग पैटर्न एज द स्ट्रीम meanders back and forth across its down valley axis. When a meander gets cut off from the main stream, an oxbow lake is formed. अब जब ये meander कट ऑफ हो जाता है मेन स्ट्रीम से, जो मेन स्ट्रीम आ रहा है उससे कट ऑफ हो जाता है, तो ये क्या फॉर्म करता है? ऑक्सबो लेक। Due to steep slopes in the mountains or hilly areas, the rivers flow down rapidly with enormous force. अब हिली एरियाज में क्या होता है? जहाँ स्टीप स्लोप्स होते हैं माउंटेन्स में, तो वहाँ जो रिवर है वो बहुत तेजी से और enormous फोर्स के साथ, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ नीचे आती है। When the water of the river falls almost vertically down a steep valley side, a waterfall is formed. और जब ये पानी बहुत तेजी से फॉल करता है, ऑलमोस्ट वर्टिकली फॉल करता है इस तरह से डाउन अ स्टीप वैली, तो waterfall फॉर्म होता है। दिस इज अ waterfall. The river water carries boulders, pointed stones and rocks of varying sizes. So maximum erosion takes place in the mountains and hilly areas. Mountains और hilly areas में सबसे ज़्यादा erosion होता है। When rivers leave the mountains and flow over the plains, their speed declines. अब जब ये rivers mountains से flow करती हुई plains में आती हैं, तो उनकी speed जो है वो कम हो जाती है। The slope also decreases in the plain areas, so the rivers deposit the maximum material in their beds or along the valley side. Due to extremely gentle slope, the rivers become sluggish and slow in movement near the sea. अब अपना जो एक्सट्रीमली जेंटल स्लोप होता है, रिवर्स वहाँ पे स्लगिश हो जाती हैं, धीरे हो जाती हैं, स्लो भी हो जाती हैं। ओके, स्लगिश एंड स्लो। अब इनका मूवमेंट जो सी के पास तक आते आते बहुत धीरे हो जाता है। They are unable to transport any eroded material and moreover they do not possess that much force to erode. अब यहाँ क्या होता है? ये कोई भी इरोडेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके अपने साथ कैरी करके नहीं ले जा पाती हैं, क्योंकि इसका स्पीड बहुत स्लो हो जाता है और इरोजन भी नहीं होता है यहाँ कम फोर्स के कारण। सो डिपोजिशन ऑफ मटेरियल इज द मेन वर्क नियर द सी। तो सी के पास क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा डिपोजिशन होता है। अ रिवर डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स वाटर इनटू न्यूमरस चैनल्स। एक रिवर अपना पानी जो है वो अलग अलग चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज रिजल्ट्स इन द ट्रायंगुलर शेप्ड फीचर कॉल्ड अ डेल्टा नियर द माउथ ऑफ अ रिवर। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं, इस कारण एक ट्रायंगुलर शेप का फीचर बनता है जिसे कहा जाता है डेल्टा, और ये बनता है बिल्कुल रिवर के माउथ पे। The delta has very fertile soil because the finest particles are deposited by the river. और डेल्टा में सबसे फाइन फर्टाइल सॉइल होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत फाइन पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है। See, this is a delta. The river Ganga and the river Brahmaputra form the largest delta in the world. और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र फॉर्म करती है। The west flowing rivers of peninsular India have no deltas at their mouth, but the east flowing rivers of peninsular India have formed deltas. Let's read about glaciers. A glacier is a huge mass of ice that flows slowly over land. ग्लेशियर क्या होता है? एक बहुत बड़ा आइस का पीस होता है जो कि धीरे धीरे ओवर लैंड बहता है।
Glaciers form in the cold polar regions and in high mountains. Glaciers कहाँ बनते हैं? Cold polar regions में और high जो mountains होते हैं वहाँ पर. The low temperatures in these places enable large amounts of snow to build up and turn into ice. अब इन जगहों पे क्या होता है? पोलर रीजन्स में और हाई माउंटेन्स पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिस कारण से ये जो आइस, ये जो स्नो है, ये फॉर्म कर जाती है, आइस बन जाती है. There are two kinds of glaciers, continental glaciers and mountain glaciers. So first let's read about the continental glaciers. These glaciers are broad, extremely thick ice sheets that cover vast areas of land near the Earth's polar regions. अब ये जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं ये बहुत चौड़े होते हैं और एक्सट्रीमली थिक होते हैं, मोटे होते हैं, आइस शीट्स, थिक आइस शीट्स होते हैं और ये क्या कवर करते हैं? वास्ट एरियाज ऑफ लैंड. कहाँ? अर्थ्स पोलर रीजन में. For example, the continental glaciers on Greenland and Antarctica conceal the entire landscape except for the highest peak. Continental glaciers are also found in the northern parts of Europe, Asia and North America. The Siachen Glacier is the largest glacier in the world except the polar region. Polar region को छोड़ के Siachen Glacier जो है वो largest glacier है world का. It is located in the Karakoram Range in Ladakh. लद्दाख में काराकोरम रेंज में ये Siachen Glacier है. This is the Siachen Glacier. Next comes the mountain glaciers. These glaciers are long, narrow bodies of ice that fill high mountain valleys. अब ये जो mountain glaciers हैं ये लंबी और पतली bodies of ice होते हैं जो कि high mountain valleys में होते हैं. Many of them move down sloping valley hollows located among the peaks. In mountains near the equator, such as the northern Andes of South America, mountain glaciers occur at high elevations. बहुत ऊंचे elevations में mountain glaciers form होते हैं. They occur in lower elevations in the European Alps. और European Alps में ये lower elevations पे बनते हैं. Today, in places such as Greenland and Antarctica, glaciers continue to erode the earth. अब ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका में जो ग्लेशियर्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं? इरोड करते हैं, इरोजन करते हैं, इरोड द अर्थ. These ice sheets, sometimes more than a mile thick, carry rock and other debris downhill towards the sea. अब ये जो आइस शीट्स होती हैं, ग्लेशियर्स क्या हैं? आइस शीट्स ही तो हैं. अब ये जो ग्लेशियर्स हैं जिन्हें कि आइस शीट्स भी कहते हैं, ये आइस शीट्स ही तो होती हैं. अब ये आइस शीट्स जब मूव करती हैं तो अपने साथ रॉक्स और बहुत सारा डेब्रिस कैरी करती हैं डाउनहिल और किस तरफ? सी की तरफ. Eroded sediment is often visible on and around glaciers. This material is called moraine. अब ये जो इरोडेड सेडिमेंट्स, जो इरोजन होता है उससे जो सेडिमेंट्स निकलते हैं वो बहुत बार दिखाई देते हैं ग्लेशियर्स के ऊपर या उसके अराउंड और इन्हें कहते हैं मोरेन. Now the wind. In desert regions, the loose particles of sand are freely picked up and carried away by the wind. Desert regions में क्या होता है? जो sand particles होते हैं वो बहुत loose होते हैं तो इसलिए ये carry away हो जाते हैं किसके साथ? Wind के साथ. In addition, the wind also deposits the material called by it in mounds or ridges of sand, which are called sand dunes. The action of wind is more in deserts and coastal areas. Deserts और coastal areas में wind का action सबसे ज़्यादा होता है. Viewed from one end, sand dunes have a flat back side and a steep front side. अब अगर इसको एक end से देखा जाए sand dune को तो इसका बैक साइड जो होता है वो फ्लैट होता है और फ्रंट साइड बहुत स्टीप होता है. The wind blows up the back side of the dune. If the wind blows fast enough, it will pick up and transport sand grains up the back of the dune. अब ये जो wind blow करती है, ये blow कहाँ क्या करती है? बैक साइड ऑफ द ड्यून, पीछे का साइड ड्यून का, सैंड ड्यून का blow up कर देती है. और अगर विंड बहुत ज़्यादा तेज है तो
वो सैंड ग्रेन्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है। When the wind goes over the top of the dune, अब जब ये विंड बिल्कुल टॉप पे पहुंचती है सैंड ड्यून के, it slows down, ये धीरे हो जाती है। This causes it to drop the sand grains it was carrying. अब जब ये सैंड ग्रेन कैरी कर रही होती है, धीरे होने के कारण वहीं पे ड्रॉप कर देती है सैंड ग्रेन। The sand lands on the steep front of the dune. अब पीछे से आई और जैसे ही ऊपर टॉप पे पहुंचती है ड्यून के, तो वहां धीरे हो जाती है ये विंड और वहीं पे ड्रॉप कर देती है सारा जो सैंड होता है या जो ग्रेन्स होते हैं, सैंड ग्रेन्स होते हैं। अब वहां ड्रॉप करने के कारण क्या होता है, जो सैंड ड्यून का फ्रंट वाला पोर्शन होता है वो स्टीप हो जाता है। दिस फॉर्म्स एन इंक्लाइंड लेयर ऑफ सैंड कॉल्ड अ क्रॉस बेड। एक इंक्लाइंड लेयर बन जाता है जिसे कि क्रॉस बेड कहा जाता है। The cross bed gets flatter at the bottom because some of the sand rolls down to the bottom of the dune and piles up. अब ये क्रॉस बेड जो है, ये जो क्रॉस बेड बनता है, ये नीचे से फ्लैट होता है। क्यों? क्योंकि कुछ सैंड जो है वो ऊपर बिल्कुल टॉप से रोल डाउन करती है, जो स्टीप होता है वो, तो सैंड, थोड़ा सा सैंड नीचे की तरफ चला जाता है और वहां पे जम जाता है, पाइल अप हो जाता है। As more and more sand blows through an area, many cross-bedded layers of sand accumulate. This process causes a sand dune to migrate downwind. Sand is continuously eroded from its upwind side and deposited on its downwind side. अब sand का erosion upwind side से होता है और deposit कहाँ होता है जाके? downwind side. Next is the sea waves. Pounding on rocks, the waves flank the coastal areas and reduce them into small pieces. अब ये जो sea waves होते हैं, ये क्या करते हैं? rocks को hit करते हैं और उसको reduce down कर देते हैं smaller pieces में, coastal areas में. As a result, the small pieces of rocks get deposited along the coast or get carried down to the sea floor. और इसका रिजल्ट क्या होता है? जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के, ये या तो कोस्ट पे डिपॉजिट हो जाते हैं या कैरी डाउन हो जाते हैं सी फ्लोर पे। Some beaches have large, strong rolling waves that rise up and collapse as they crash into the shore. अब कुछ बीचेस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, जो सी वेव्स होती है बहुत बड़ी होती हैं और स्ट्रॉन्ग रोलिंग वेव्स हो जो कि राइज करता है और कोलैप्स। ऑल वेव्स आर एनर्जी ट्रैवलिंग थ्रू सम टाइप ऑफ मटेरियल। मोस्ट वेव्स फॉर्म फ्रॉम विंड ब्लोइंग ओवर द वाटर। ज़्यादातर वेव्स किससे बनती हैं? जो विंड बहती है वाटर के ऊपर। द एनर्जी ऑफ वेव्स डज द वर्क ऑफ इरोजन व्हेन अ वेव रीचेस द शोर। अब जैसे ही ये वेव शोर पे पहुंचती है, ये इरोजन का काम करती है, इसकी जो एनर्जी होती है वो इरोजन का काम करती है। इन क्वाइट वाटर एरियाज लाइक बेज, वेव एनर्जी इज डिस्पर्स्ड एंड सैंड गेट्स डिपॉजिटेड। एरियाज लाइक क्लिफ्स दैट स्टिक आउट इनटू द वाटर आर इरोडेड अवे बाय द स्ट्रॉन्ग वेव एनर्जी दैट concentrates into power on the cliff. When waves cut into the bottom part of the cliff, wave cut cliffs are formed. अब जब ये waves किसी cliff के bottom part पे कट करती हैं, bottom part को कट करती हैं, तो wave cut cliffs बनते हैं वहाँ पे। First, the waves cut a notch into the base of the cliff. If enough material is cut away, the cliff above can collapse into the water. अब सबसे पहले ये waves क्या करती हैं? कहाँ हिट करती हैं? क्लिफ के बेस पे। और अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल कट हो जाता है उस क्लिफ का, तो ये क्लिफ जो है वो पानी में गिर भी जाती है। Many years of this type of erosion can form a wave cut platform. और बहुत सालों तक अगर इस तरह का इरोजन होता रहता है तो इससे वेव कट प्लेटफॉर्म बन जाता है। If waves erode a cliff from two sides, the erosion produced can form an open area in the cliff called an arch. और अगर वेव किसी क्लिफ को दोनों साइड से इरोड कर रही है तो क्या फॉर्म होता है? एक आर्च फॉर्म हो जाता है, एक ओपन एरिया फॉर्म हो जाता है। If the material above the arch eventually erodes away, a piece of tall rock can remain in the water, which is called a sea stack. और अगर
जो आर्च के ऊपर का मटेरियल है वो भी इरोड हो जाता है, तो एक पीस ऑफ बहुत लंबी रॉक का पीस रह जाता है वाटर में और उसे कहते हैं सी स्टैक। लुक, दिस इज सी आर्च, बना हुआ है ना एक आर्च। फाइन। Rivers carry the sand that comes from erosion of mountains and land areas of the continents to the shore. अब rivers का क्या काम होता है, वो सैंड को कैरी करती है जो कि इरोजन के थ्रू आती है माउंटेन्स से या लैंड एरियाज से। Soil and rock are also eroded from cliffs and shorelines by waves. That material is transported by waves and deposited in quieter water areas. As the waves come onto shore and break, water and particles move along the shore. अब जैसे ही कोई वेव आती है शोर तक और वहाँ वो वेव टूट जाती है, तो जो वाटर होता है और पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ, वो कहाँ मूव करते हैं, शोर की तरफ। When lots of sand accumulates in one place, it forms the beach. और बीच का फॉर्मेशन इसी तरह होता है जब बहुत सारा सैंड एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। Waves continually move sand grains along the shore. The work of waves moves sand for the beaches on shore to bars of sand offshore. Sometimes the sea water is enclosed between the coast and the bars of sand. It then comes a partially enclosed lakes which is called a lagoon. और उससे क्या होता है, एक partially enclosed lake बनता है जिसे कि lagoon कहते हैं। Now children, few terms to learn. Denudation, the wearing away of the earth's surface by the processes of weathering and erosion for a very long time. Delta, a level tract of alluvium which is formed near the mouth of a river. Glacier, a river of ice or snow which occurs in high mountain regions or in polar regions. Sand dune, a sand hill formed by the wind, usually in desert regions or in coastal areas. Arch, an erosional landform that is produced when waves erode through a cliff. Sea stack, isolated tower of rock that forms when a sea arch collapses. Now let's recapitulate. The processes of weathering and erosion take place everywhere and all the time, and their rate of action, however, may vary. Running water, glaciers, wind and sea waves are agents of erosion. Erosion के agents ये चीजें हैं. Okay? The delta has fertile soil as the finest particles are deposited by the river at its mouth. Continental glaciers and mountain glaciers are two types of glaciers found in high altitudes and high latitudes. Now let's do some exercise. Fill in the blanks with the appropriate words. The river Ganga and the river Brahmaputra form the largest delta in the world. They form the largest delta in the world. The action of sea waves is limited to the dash areas, to the coastal areas. A dash is a bend in a water course or river. Water course or river में जो bend आता है उसे क्या कहते हैं? Meander. It's known as meander. The dash is the largest glacier in the world except the polar region. It's the Siachen Glacier. Fine children? The eroded sediment which is visible on and around glaciers is called, moraine. Okay? Now state whether true or false. The pattern of weathering and erosion of a particular region are influenced by water, plants and animals. Yes children, this is true. So we write T here. Near the sea, the deposition of material is the main work of the rivers. Yes, this is also true. The west flowing rivers of peninsular India have deltas at their mouths. No, this is false. F. The delta has fertile soil as the finest particles are deposited by the river at its mouth. Yes, this is true.
An erosional landform that is produced when waves erode through a cliff is called a bay. No. False. Fine. Now make correct pairs from the two columns. Running water. Running water, meander. Wind, they form sand dunes. Sea waves, sea stack. And glacier, Greenland and Antarctica. Okay? I hope you have understood it very well. So here comes the end of the chapter and I hope you all have very well understood the chapter. एक बार फिर से chapter को read कीजिएगा so that you understand it more. And thanks for watching the video. We'll meet again very soon with a new chapter. Till then, keep learning, keep growing. Bye.